अब देखिए इसको कैसे लिखा जाएगा, अब बोल रहा हूं सुनिए। सब ऐसे प्रश्नों में क्या होता है कि सबसे पहला काम यह करना चाहिए कि जैसे प्रश्न पूछा है, सबसे पहले तो आपको भूमिका लिखना चाहिए। सबसे पहले तो उसका भूमिका लिखना चाहिए। भूमिका का मतलब प्रश्न को समझाना, प्रश्न को समझाना कि प्रश्न है क्या चीज, और उससे संबंधी जो चीजें हैं उसको थोड़ा सा परिभाषित कर देना, उससे संबंधी चीजों को थोड़ा सा परिभाषित कर देना। इस बात को हम लोग बोलते हैं भूमिका। ये 250 वर्ड में प्रश्न आता है या 200 वर्ड में आता है। अब भूमिका लिखने के बाद अब आप खुद सोचिए कि प्रश्न में सबसे पहले क्या है कि संसदीय व्यवस्था समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा है। तो यहां पर अब लिखना है, दूसरा चीज लिखना पड़ेगा कि संसदीय व्यवस्था जो है, संसदीय व्यवस्था समस्या का क्यों समाधान नहीं कर पा रहा है। तो यहां पर आपको जो है तर्क भी देना है, यहां उदाहरण भी देना है, यहां जोड़ घटाव करके आपको समझाना है कि क्यों समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। क्यों महामारी में जो है लोग मर गए, क्यों मान लीजिए सब करिए गरीबी बढ़ रहा है, क्यों बेरोजगारी बढ़ रहा है, क्यों मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, क्यों हत्या हो रहा है, क्यों बस पलट जा रहा है, क्यों भूस्खलन हो रहा है, फिर ही होके लिखिए। अब इसके बाद उसमें मैं लिखा हूं कि अध्यक्षीय व्यवस्था जो है वो देखा जाए तो समस्या का निदान कर सकता है, एक विकल्प है। तो अब यहां पर लिखना पड़ेगा कि जो अध्यक्षीय व्यवस्था है, अध्यक्षीय व्यवस्था समस्या का कितना समाधान करेगा, कितना समाधान करेगा, और क्या नई समस्या आएगी, क्या नई समस्या आएगी, क्या नई समस्या आएगी। ये भी तो सोचिए क्या नई समस्या आएगी। मान लीजिए अभी आप तैयारी कर रहे हैं, अब मन करे कि चलो बैंक पीओ की तैयारी कर लूं, ऐसा करता हूं विधायक की चुनावी लड़ लेता हूं, हटाओ। तो वहां जाएंगे तो दूसरी समस्या नहीं उत्पन्न होगी, वहां पर दूसरे तरह का चीज समस्या आएगा ना। सोच तो लिया आपने कि हम विधायक बन जाएंगे, ठीक रहेगा, पिताजी भी कह रहे हैं कि चलो 1-2 करोड़ रुपए लगा देंगे, कोई बात नहीं, चुनाव लड़ लो, लेकिन वहां पर दूसरी तरह की समस्या आएगी। तो क्या नई समस्या आएगी। अब जरा से देखिए, जब इतना लिख लिए तब अब वास्तविक स्थिति लिखना है, किया क्या जाए। वास्तविक स्थिति का मतलब किया क्या जाए, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। इसी में सुझाव भी लिखना पड़ेगा। अब ये सब लिखकर जो है इसका यही मूल्यांकन हो जाएगा। तो जिस क्रम में प्रश्न पूछा गया उसी क्रम में उत्तर लिखना है। कभी कभी आप देखे होंगे कि 5-5, 6-6 लाइन का प्रश्न होता है, उसमें घबराना नहीं चाहिए। नहीं प्रश्न हम लोग देख के बोलते 150 शब्द का प्रश्न है, 6 लाइन का प्रश्न है। मैं सोचिए 60-70 शब्द का प्रश्न है और 150 शब्द लिखना है, तो दिमाग में आता है कि अरे छोटा सा प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, इतना बड़ा प्रश्न पूछा है कि अब हम इसमें क्या लिखें। तो मान लीजिए आप जैसे जैसे लिखा है चुपचाप वैसे ही उसका उत्तर समझा दीजिए, हो गया उत्तर। अब मैं इसको बोल रहा हूं, भाई जो प्रश्न है ये बताइए। अब जो मैं जितना आपको पढ़ाया लिखाया हूं सब उसमें जोड़ घटा के बोलना पड़ेगा। इसमें 4 चीजों की जरूरत पड़ेगी: संसदीय व्यवस्था, अध्यक्षीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था का महत्व, संसदीय व्यवस्था की समस्या, अध्यक्षीय व्यवस्था का महत्व, अध्यक्षीय व्यवस्था की समस्या और सबका तुलनात्मक अध्ययन। तब ये प्रश्न लिखाएगा। तो भूमिका क्या बनेगा कि भारत में जब हम लोग आज़ाद हो गए तो आज़ादी के बाद जो है हम लोग को लगा कि लंबे समय से संसदीय व्यवस्था चल रही है, और साथ ही साथ देखा जाए तो संसदीय व्यवस्था में उत्तरदायित्व का गुण था। संसदीय व्यवस्था में जो है वो देखा जाए तो जनता को कुछ राजनीतिक चेतना देने का गुण था, और साथ ही साथ जो है हम लोग अभ्यस्त भी थे। तो हम लोग को लगा कि स्वाभाविक व्यवस्था है और हम लोगों ने संसदीय व्यवस्था अपना लिया। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो पिछले कुछ वर्षों से जो है जो समस्याएं निरंतर आ रही हैं उसका ठीक ढंग से समाधान नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी दिशा में जो है कुछ विचारक ये मानते हैं कि क्यों ना हम लोग अमेरिका की व्यवस्था को अपना लें। हो गया भूमिका। प्रश्न को आपने समझा दिया, क्योंकि 250 वर्ड का प्रश्न है ना, तो इसमें भूमिका जरूरी है। 4-5 लाइन की भूमिका जो है आपने जोड़ दिया
कि इन्हीं सब कारणों से कुछ विचारक मानते हैं कि हम लोग को अध्यक्ष व्यवस्था अपना लेना चाहिए। अब सीधा दूसरा पॉइंट लिखा जाएगा बी वाला कि संसदीय व्यवस्था समस्या का क्यों समाधान नहीं कर पा रहा है। अब यहां पर आपको लिखते समय हमेशा ध्यान रखना है कि आपको कुछ जो व्यवहारिक उदाहरण है उसको ला ला कर जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सैद्धांतिक लिखेंगे तो अच्छा नहीं माना जाता है। तो अब जैसे देखिए यहां पर आप क्या चीज लिखेंगे, यहां पर जो संसदीय व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था की समस्या लिखना है और उससे उदाहरण जोड़ना है, यही तो लिखना है कि संसदीय व्यवस्था की समस्या लिखना है कि संसदीय व्यवस्था जो है। तो बताइए, कल मैं बता रहा था कि संसदीय व्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या क्या है, जो याद आया कि संसदीय व्यवस्था में हम लोग विधायिका के लोगों को ही मंत्री बनाते हैं और यहां पर राजनीतिक जनाधार वाला जो व्यक्ति है, राजनीतिक जनाधार वाला जो व्यक्ति है वो मंत्री बनेगा, भले वो विदेश मंत्रालय संभाल पाए चाहे न संभाल पाए। आपको ध्यान होगा कि मान लीजिए लालू जी जब जो है 26 सीट जब जीते थे तो लालू जी पटना में ही बोल दिए थे इस बार रेलवे मंत्रालय चाहिए, इससे नीचे बर्दाश्त नहीं। तो हमें कहते हैं मान लीजिए अब लालू जी वहीं पर बोल दिए कि हमको रेलवे मंत्रालय चाहिए, पासवान साहब रेलवे मंत्री नहीं बनेंगे, इस बार हम बनेंगे। मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री जब थे, अब बोल तो दिए, वो अब आए पासवान साहब भी सीट जीत कर लाए थे। अब मनमोहन सिंह साहब थोड़ा समंजस में आ गए, तो मनमोहन सिंह साहब ने सोचा कि लालू जी को मना लिया जाएगा। अब लालू जी 3 बजे शपथ होना था, लालू जी अड़ गए, बोले नहीं आप सबसे पहले प्रेस के सामने बोलिए कि लालू जी इस बार रेलवे मंत्री बनेंगे, तब तो मैं चलूं, अन्यथा जाइए शपथ लीजिए। शपथ ग्रहण समारोह में 15-20 मिनट का लेट भी हुआ। अंत में मनमोहन सिंह साहब जो है लालू जी के घर गए, वहां पर जाकर जो प्रेस के लोग थे उनके सामने बोले कि इस बार जो है लालू जी रेल मंत्री बनेंगे। तब लालू जी बोले कि अब चलिए। तो हम कहते हैं शपथ ग्रहण आधा घंटे बाद हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम लोग सबको संतुष्ट करने के लिए मंत्री बनाते हैं, जिससे शासन प्रशासन की गुणवत्ता प्रभावित हो जाती है। और इस तरह से देखा जाए तो बताइए महामारी है, चाहे स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, चाहे कोई समस्या है, तो उस सब समस्या आखिर बढ़ा क्यों, उस सब समस्या आखिर बढ़ा क्यों? क्योंकि हम लोग समय से उसका निदान नहीं कर पाए। मतलब हमें कहते लोग जा रहे थे, पैदल जा रहे थे, अच्छा प्रशासनिक व्यवस्था रहा होता तो हर जगह प्राइमरी स्कूल है, हर जगह है, सबके खाने पीने की व्यवस्था कर दिया जाता, तो इतने लोग जो मरे वो नहीं मरते। या हॉस्पिटल में कितने लोग बेचारे मर गए केयर न करने के कारण, क्योंकि प्रशासन ठीक ढंग से नहीं हुआ। तो यदि मान लीजिए हम लोग क्या योग्य व्यक्ति रहा होता तो कहीं ना कहीं स्थिति हम लोग थोड़ा सा और कंट्रोल किए होते। तो आप देखते हैं दूसरी समस्या, अब वहीं से 3-4 समस्या लाकर सेट करना है। पॉइंट में भी लिख सकते हैं, पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं सबसे बड़ी समस्या यह है कि यहां पर चुनाव की समस्या रहती है। चुनाव की समस्या इसलिए क्योंकि जनता का निरंतर सम्मान करना है। अब फिर सबसे बड़ी बात है कि बीच में भी गठबंधन सरकार बन जाता है, बीच में भी सरकार चली जा सकती है, राजनीतिक का स्थिरता का वातावरण रहता है। और राजनीतिक दल वाले जो है क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद, सांप्रदायिकतावाद, देश भर का जितना चीज है भावनात्मक मुद्दा लेकर जो है टहलते रहते हैं कि हम जो है भावना के आधार पर वोट ले लें। तो ऐसी दिशा में देखा जाए तो राजनीतिक दल वाले फूट डालने का प्रयास करते हैं, गुटबंदी करते हैं, संवेदनशील मुद्दों को उठाते हैं, जिससे हमारी एकता अखंडता प्रभावित होती है और उसके कारण भी अनेक समस्या बढ़ता है। और फिर कल मैं बता रहा था कि एक तो वोट बैंक की राजनीति के कारण समस्या उत्पन्न हो गया, और सबसे बड़ी यहां पर यह चीज है कि जो बहुमत की सरकार है, बहुमत की सरकार जो है वही निर्णय करती है। अब बहुमत जुटाने के लिए आप किसी भी दल से जोड़ घटाव इधर उधर करते रहते हैं और इस तरह से भ्रष्टाचार जैसी समस्या को बढ़ावा मिलता है। खरीद फरोख्त होती है, विधायकों को खरीदा जाता है, तमाम आप लोग घटना पढ़ते हैं। लेकिन हम लोग को किसी बारे में नहीं लिखना है, इनडायरेक्ट रूप से लिखना है कि यहां पर जो देखा जाए तो राजनीतिक भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। और इस तरह से देखा जाए तो चूंकि एक व्यक्ति का शासन नहीं होता है, समूहगत शासन होता है, ऐसी दशा में किसी भी समस्या का निदान जो है वोट बैंक की राजनीति और साथ ही साथ जो है वो देखा जाए तो जनता
की जो संवेदनशीलता है उसको देखते हुए निर्णय लिया जाता है। आखिर निर्णय लेना क्या है वो निर्णय नहीं होगा, हमको कितना राजनीतिक लाभ होगा, तो यहां राजनीतिक लाभ और हानि के आधार पर निर्णय लिया जाता है, जिसके कारण जो है नक्सलवादी लोग हैं। अच्छा गृह मंत्री कोई हो, अच्छी सरकार हो, तो एक बार नक्सलवादी के नेता को बुलाएगा, बैठाएगा, बैठिए आपकी क्या क्या मांग है, तो हमको रोजगार नहीं है, चलिए आप लोग को 50% सेना में भर्ती हो जाइए, क्योंकि पहले से बंदूक चलाने की प्रैक्टिस आप लोग किए हैं, 50% लोग सेना में भर्ती हो जाइए। चलिए बाकी लोगों को छोटी मोटी नौकरी देता हूं, सबको जो है खेत देता हूं, कल्याणकारी योजना है, ये लाभ मिलेगा, सब लोग अपना नाम पूरा लिखवाइए, लिस्ट बनवाइए, सब योजना लागू होगा 1 साल के भीतर। 1 साल के भीतर योजना लागू करेगा, उसका बोलेगा अब कोई नक्सलवादी गतिविधि दिखाई दिया तो खैर नहीं, हो गया ना समस्या का समाधान। अमेरिका में ऐसे ही चलता है, वहां क्यों नहीं पढ़ते हैं, ये हो गया, हम लोग क्या कुछ होता है, क्योंकि सरकार भी इन लोगों की समस्या का सही निदान नहीं कर पाती है कि भाई नक्सलवादी लोग समाज से पिछड़े हुए लोग हैं, वो लोग सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके पास भूमि नहीं है, रोजगार नहीं है, संसाधन नहीं है, तो उनको उपलब्ध करा दिया जाए, क्या दिक्कत है। तो इस तरह से देखा जाए तो संसदीय व्यवस्था में जो है, जो हम लोग देखा जाए तो कठोर निर्णय नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि जनता नाराज न हो जाए, कहीं ना कहीं जो है एक समन्वय बना के रखते हैं कि हम लोग को वोटिंग का फायदा हो जाए, इसके कारण भी दिक्कत आती है। भाई हाँ, ये भी एक समस्या है कि भाई केंद्र और राज्य स्तर पर अलग अलग लोग सरकारें होती है, गठबंधन सरकारें होती हैं, कि कभी कभी हमारे गठबंधन सरकार बनती है तो गठबंधन सरकार भी जो है सबको लेकर चलना, भाई सबको लेकर चलना अपने आप में समस्या है, तो गठबंधन सरकार में निर्णय ठीक से नहीं हो पाता है। ऐसे एकदम कहानी नुमा लिखेंगे जो जो आपको समझ में आए, लेकिन डायरेक्ट एग्जाम्पल नहीं लिखना चाहिए, हमेशा ध्यान, किसी का नाम नहीं, मैं तो समझाने के लिए मान लीजिए नाम ले लेता हूं जिससे आपको याद रहे। अब ये बी वाला पोर्शन हो गया, अब सी वाला पोर्शन लिखाएगा कि अध्यक्षीय व्यवस्था समस्या का समाधान कितना करेगा। तो अभी बता रहा था, यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे, अध्यक्षीय व्यवस्था का महत्व लिखेंगे, अध्यक्षीय व्यवस्था का महत्व लिखेंगे, ऐसे समझिए। जो जो अभी महत्व बोला था उसी को लाकर यहां पर सेट कर दीजिए कि यदि हम लोग अमेरिका की तरह अध्यक्षीय व्यवस्था को अपना लेते तो राजनीतिक स्थिरता का वातावरण हो जाता। और ऐसी दशा में जो है आज जो समस्या है उस समस्या का मूल कारण जनसंख्या वृद्धि है। जनसंख्या के ज्यादा होने के कारण स्वास्थ्य हुआ, शिक्षा हुआ, तमाम जो है मान लीजिए नगरीकरण की समस्या, भाई मूल कारण वही ना है। तो सबसे पहला काम कठोर होकर जो है सरकार स्थिर रहती तो जनसंख्या नियंत्रण पर नीति बन जाता, और कहीं ना कहीं जो है सामाजिक आर्थिक समस्याओं के निदान के लिए हम लोग जो है एक जो है औचित्यपूर्ण योजना बना लेते, थोड़ा कठोर निर्णय ले लेते, और इस तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं अनेक समस्याओं का हम लोग निदान कर देते। और फिर अभी महत्व में बताया था कि यदि अध्यक्षीय व्यवस्था अमेरिका की तरह होता तो रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, मान लीजिए गृह मंत्री, तमाम जो मंत्री पद हैं, जो उच्च पद हैं, वो हम लोग विशेषज्ञ लोगों को देते, और ऐसी दशा में वह विशेषज्ञ व्यक्ति जो है उसी चीज का जब मास्टर होता तो ऐसी दशा में समस्या का समाधान अवश्य कर लेता, सरकार की कार्यकुशलता और दक्षता बढ़ जाती, सरकार कहीं ना कहीं जो है अपने लक्ष्य को जो है निर्धारित समय से प्राप्त कर सकती थी। और सबसे बड़ी बात है कि भारत में विविधतावादी समाज है, विभिन्न धर्म, जाति, भाषा के लोग रहते हैं, जहां पर तो समस्या आएगा ही। लेकिन अध्यक्षीय व्यवस्था अपनाने पर सरकार यदि स्थिर रहती, बार बार चुनाव का माहौल नहीं होता, तो ऐसी दशा में जो जाति, धर्म, भाषा, ये सब जो गुटबंदी है, जो वोट बैंक की राजनीति है, वो सब भी धीरे धीरे कमजोर पड़ना शुरू हो जाता। और फिर भारत जैसे देश में जो है कुछ ऐसा भी होता है जो तुरंत निर्णय करना पड़ता है, तो सरकार यदि इफिशिएंट होती, दक्ष होती, तो तुरंत समस्या के समाधान के लिए निर्णय ले लेती। जैसे अभी मैं बताया, ये नक्सलवाद, उग्रवाद, भाषावाद, सांप्रदायिकतावाद कोई समस्या थोड़ी ना है, ये तो हम लोग की लापरवाही से समस्या है। भाई सीधी सी बात है, भ्रष्टाचार, ये बताइए, भ्रष्टाचार है, लेकिन भ्रष्टाचार के लिए आप एकदम कठोर कानून बना दीजिए ना, क्या दिक्कत है। भाई मैं बोला तो कल भी बोल रहा था, भ्रष्टाचार है तो आप प्रूव करिए, भ्रष्टाचार है उसको फांसी लगाइए, खत्म करिए। अब भ्रष्टाचार पर कोई भी मामला है तो 1 महीने के भीतर निर्णय होगा, कठोर कानून बना दीजिए। 150 मंत्री चले जाएं, 2-4 हजार अधिकारी चले जाएं, लगा दीजिए फांसी, उसका देखिए भ्रष्टाचार कैसे होता है, सब खत्म।
इतना पैसा मिल गया, किसी के पास 500 करोड़ मिल गया, किसी को, अरे उसको जेल में रख दिए। जेल में मत रखिए, उसको फांसी लटकाइए, उसका फोटो हर पेपर में निकलवाइए कि जो लोग कम से कम मान लीजिए जो अधिकारी वर्ग है, मंत्री लोग है, फोटो देखेगा ना, अच्छा अब नहीं। तो हम कहते हैं तो ये भय भी उत्पन्न होना चाहिए। लिखिए, अब मूल्यांकन लिखना पड़ेगा। मूल्यांकन कैसे लिखाएगा? अभी जैसे बताया कि अब इतना समझ में आया है, जब इतना देर पढ़ा लिया हूं 2 घंटा, तब तो बोलने की स्थिति में आया हूं। आते ही पहले दिन बोलता, आपको कुछ समझ में थोड़ा ना आता, आपको केवल अच्छा लगता, नहीं बोल तो रहे हैं बहुत सही, लेकिन आप कुछ लिख थोड़ा ना पाते। वो तो हमारा ज्ञान था, इसीलिए बोला हूं कि बेस बनाइए, क्वेश्चन करिए, बेस बनाइए, क्वेश्चन करिए, बस इतना ही जीएस में काम है। अभी बताइए, अब इसका मूल्यांकन कैसे लिखाएगा? कि संसदीय व्यवस्था या अध्यक्षीय व्यवस्था, कोई भी व्यवस्था हो, सब में कुछ महत्व है तो सब में कुछ समस्या है। यदि अध्यक्षीय व्यवस्था अपनाएंगे तो उसमें भी तो समस्या आ गया। अभी बताया हूं, जैसे उसी में से 2-4 समस्या लिख दिए कि एक व्यक्ति तानाशाही कर सकता है, एक व्यक्ति तानाशाही कर सकता है, और साथ ही साथ जो है वह देखा जाए तो कहीं ना कहीं बहुत संस्कृतिवाद जो हम लोग का समाज है उसमें भी समस्या उत्पन्न हो जाएगा, कठोर निर्णय भी हो सकता है। आम जनता जो है वो भी संतुष्ट नहीं हो पाएगी, क्योंकि आम जनता को भी कुछ राजनीतिक खबर पूरे दिन के लिए चाहिए, वो मिल भी नहीं पाएगा। तो मान लीजिए सब करिए, यूट्यूब ने काफी लोगों को ठीक किया है, गांव में बैठ के लोग मजे से अपना यूट्यूब देख रहे हैं, समय कट रहा है। सरकार को आम जनता का धन्यवाद बोलना चाहिए कि यूट्यूब बना, उससे लोगों का समय कट रहा है कम से कम, अन्यथा सरकार के बारे में सोचते। तो यहां पर देखा जाए तो यहां पर महत्व ये लिखाएगा कि कोई भी व्यवस्था हो, उस व्यवस्था में कुछ महत्व है तो कुछ समस्या है। सबसे पहले हम लोगों को जो हमारी व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था चल रही है, उसमें जो है सुधार करने की आवश्यकता है। जैसे सबसे पहला काम यह हो कि रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव लागू किया जाए, कंस्ट्रक्टिव नो कॉन्फिडेंस मोशन लागू किया जाए। समझा रहा हूं, रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव। कंस्ट्रक्टिव नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये है क्या चीज है? जर्मनी में पाया जाता है, जर्मनी में पाया जाता है। इसका मतलब होता है कि आप यदि मान लीजिए बहुमत वापस ले रहे हैं, समर्थन वापस ले रहे हैं, तो आपको सबसे पहले सदन में यह बताना पड़ेगा कि हम बहुमत कैसे सिद्ध करेंगे और किस तरह से सरकार चलाएंगे, हमारी क्या नीति होगी, ये आपको सदन में पहले बताना पड़ेगा। उसके बाद ही आप जो है समर्थन वापस ले सकते हैं। हमारे यहां क्या होता है, हमारे यहां मान लीजिए अटल जी प्रधानमंत्री थे, उनकी सरकार गिरा दी गई और गिराकर विपक्ष आकर सड़क पर कहने लगा कि भारत में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, जो सरकार चल रही थी उसको भी हमने गिरा दिया। ये अनुत्तरदायित्व का जो भाव है वो नहीं होना चाहिए कि भाई जो सरकार चल रही है, आप दूसरी सरकार यदि अच्छा नहीं बना सकते हैं तो फिर आप उसको तो चलने दीजिए कम से कम। तो यहां पर रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव को बढ़ावा दिया जाए। इसका मतलब यही होता है कि आप सबसे पहले जो है बताइए, उसके बाद ही आप सरकार आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका दिया जाएगा। और दूसरी तरफ चुनाव में सुधार किया जाए। चुनाव सुधार की जो पहलू है, चूंकि ज्यादा तो लिख नहीं सकते, तो चुनाव सुधार को बढ़ावा दिया जाए। फिर तीसरी चीज कि कम से कम योग्य प्रतिनिधियों का चुनाव हो, आम जनता भी सोचे कि नहीं हमारा प्रतिनिधि जो है वो देखा जाए तो कम से कम वो कानून का पालन करे, वो कम से कम हेलमेट पहन के सड़क पर जाए। तो भाई हम कहते हैं कि वो कम से कम हेलमेट पहन के जाए, वो कम से कम जो कानून बना है उसका पालन करे। तो प्रतिनिधि जो है हमारा योग्य होना चाहिए, प्रतिनिधि हमारा जो है खुद भी कानून का पालन करने वाला होना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले तो सुधार को बढ़ावा दें कि भाई अच्छा प्रतिनिधि बनेगा, विधायिका का तो अच्छा कार्यपालिका का सदस्य भी बनेंगे। चुनाव व्यवस्था ठीक होगा तो अच्छे लोग चुनाव में आएंगे भी। मान लीजिए हमें कहते हैं कि आम जनता भी जो है, आम जनता का जो मतदान व्यवहार है वो भी ठीक होना चाहिए। पहले तो सुधार करने की आवश्यकता है। अब यदि मान लीजिए सुधार किया जाए फिर भी समस्या का निदान नहीं होता है, तो फिर संसदीय व्यवस्था में जो है
संसदीय व्यवस्था में कुछ अध्यक्षीय व्यवस्था की विशेषता को मिला दिया जाए, जैसे फ्रांस में मिलाया गया है। तो फ्रांस में मिलाकर अध्यक्षीय व्यवस्था की कुछ जो अच्छाई है उसको संसदीय व्यवस्था में मिलाकर व्यवस्था चलाई जाए। लेकिन इसको हाइब्रिड सिस्टम कहते हैं, हाइब्रिड सिस्टम। तो हाइब्रिड सिस्टम को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन अचानक जो है अध्यक्षीय व्यवस्था की जगह पर संसदीय व्यवस्था की जगह अध्यक्षीय व्यवस्था को स्वीकार करना समस्या का समाधान नहीं, बल्कि देखा जाए तो समस्या को उलझा सकता है। इतना लिखना है, जो मैं बोला हूं वही मैं लिखा हूं उसमें। इस तरह से प्रश्न आता है। ठीक है, ऐसे ही 2-4 प्रश्न मैं कराता भी रहूंगा जिससे आपको कॉन्फिडेंस आता रहे। अब देखिए कुछ छोटे छोटे प्रश्न भी आते हैं, जैसे उस पर भी चर्चा कर दें। जैसे मान लीजिए आप लोग पीटी में जो पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान में बहुत सारी चीजें ली गई हैं, क्योंकि जीएस में तो ऐसे ही सब क्वेश्चन आता है ना। जैसे मान लीजिए एक आता है प्रश्न कि भारतीय संविधान उधार का थैला है। लिखिए, भारतीय संविधान उधार का थैला है। प्रश्न लिखिए, भारतीय संविधान उधार का थैला है। नहीं, पीसीएस में छोटा मोटा पूछता रहता है, तो 2-4 प्रश्न है वो भी करवा दूं। भारतीय संविधान उधार का थैला है, बैग ऑफ बारोइंग इसको बोलते हैं। अब जैसे 150 शब्द में आपको लिखना है, तो 150 शब्द में लिखना है, तो उसको कैसे लिखा जाएगा? ये छोटे छोटे 3-4 प्रश्न हैं। जैसे मान लीजिए एक प्रश्न इसी तरह से मिलता जुलता जैसे आता है, अच्छा 1-2 मैं भी लिखवा दूंगा। जैसे प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान 1935 के अधिनियम की नकल है। देखिए होंगे, आया होगा प्रश्न कि भारतीय संविधान जो है 1935 के अधिनियम की नकल है। तो ये सब प्रश्नों का जो है एक ही तरीके से उत्तर लिखा जाता है। अब पहले एक मैं समझाता हूं, लिखवाता हूं। सबसे पहला काम किया जाता है, एक भूमिका लिखा जाता है। यहां प्रश्न को समझाना समझाना नहीं है, यहां सीधे उत्तर लिखा जाएगा 150 शब्द में। यहां पर सीधे विवेचना किया जाएगा, और फिर इसका जो है 3 लाइन का मूल्यांकन लिखाएगा। भूमिका में यहां पर यदि 150 शब्द का प्रश्न है और उसमें भूमिका बनाते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए कि ऐसे प्रश्नों में जो है आपको सीधे ही भूमिका लिखना चाहिए। उसमें आप इधर उधर ज्यादा करेंगे तो शब्द सीमा बढ़ जाएगा। जैसे मैं 1-2 बताता हूं। जैसे मान लीजिए भारतीय संविधान उधार का थैला है, तब जानते हैं कि भारतीय संविधान में जो है वो देखा जाए तो हम लोगों ने ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, चूंकि संविधान निर्माता जो है देखा जाए तो 50 देशों का संविधान का अध्ययन किए थे। और ऐसी दिशा में हम लोग जो है जब संविधान बन रहा था तो अनेक देशों में संविधान चल रहा था। जब अनेक देशों में संविधान चल रहा था तब संविधान निर्माताओं को लगा कि क्यों ना हम लोग जो है जहां जहां जो जो अच्छाई चल रही है अपने संविधान में रख दे। तब जानते हैं कि कुछ मान लीजिए अमेरिका की जो अच्छाई थी, मूल अधिकार है, चाहे न्यायिक पुनरावलोकन है, ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था है, फ्रांस से गणतंत्र है। इस तरह से हम लोगों ने चीजों को जो है भारतीय संविधान में रख दिया। अब इसी चीज को आलोचक कहते हैं कि भारतीय संविधान जो है वो देखा जाए तो उधार का थैला है। पहले भूमिका लिखे चल रहे हैं, एक मैं लिखवाऊं। संविधान निर्माताओं ने अनेक संविधानों का अध्ययन किया। संविधान निर्माताओं ने अनेक संविधान का अध्ययन किया, अनेक संविधान का अध्ययन किया। अतः संविधान निर्माण के समय अनेक देशों की अच्छाइयों को
संविधान में रखने का प्रयास किया गया, संविधान में रखने का प्रयास किया गया। जैसे अमेरिका से मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, कामा ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था, ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था, कामा फ्रांस से गणतंत्र आदि। आदि पहलू संविधान में दिखाई देता है। निर्माताओं ने उत्तम और व्यवहारिक संविधान बनाने के लिए इन पहलुओं को रखा। निर्माताओं ने उत्तम और व्यवहारिक संविधान बनाने के लिए इन पहलुओं को रखा। इसी कारण आलोचक उधार का थैला कहते हैं। अब यहां पर ध्यान रखिए, हमको प्रश्न का उत्तर लिखना है। भारतीय संविधान उधार का थैला है। हम लोग क्या करते हैं, यहां जो पीटी में हम लोग रटाई किए थे उसको एकदम सेट करना शुरू कर देते हैं। ब्रिटेन से 5-7 बात पूरा लिस्ट बनाएंगे आधा पेज में। लिस्ट बनाने के लिए बोल रहा है, आपको प्रश्न का उत्तर समझाना है कि लिस्ट बनाना है। 150 शब्द में लिखना है, पूरा लिस्ट ही बना दिए कि कहां कहां से क्या लिया गया। देख लीजिए, हमको सब याद है अभी तक। इसलिए सिखा रहा हूं कि अभी 1-2 क्लास हुआ है, आप लोग उल्टा इधर लिखेंगे, मैं काटूंगा तो आपको कष्ट होगा। आप लोग बोलेंगे देखिए इतना मेहनत किया था, काट के 2 नंबर दे रहे हैं। यहां बस 2-3 एग्जाम्पल जो याद आ गया बस वही विश्लेषण पर बल देना है। अब पैरा चेंज करके कैसे लिखा गया पहले सुनिए। अब आपने समझा दिया कि उधार का थैला बैग ऑफ बायरोइंग जो है क्यों कहा जाता है। अब पैरा चेंज करके ये समझाना पड़ेगा कि जो बैग ऑफ बायरोइंग है वो कितना सही बात है। अब उसको पहले समझिए तो लिखवाता हूं। जब संविधान बन रहा था, एक तो समय कम था। संविधान हम लोग देखिए कितना जल्दी बनाकर तैयार कर दिए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो सोचिए इतने बड़े देश का संविधान जो है 3 वर्ष में बनता है, 20-20 साल लग जाता है। अमेरिका का संविधान 1776 से लेकर आप देख रहे हैं कि 1787 में बनकर तैयार हुआ और 1789 में लगा। 13 साल तक संविधान वहां लिखा गया और 13 पेज सब लिख पाए, बस 13 पेज का संविधान है, विश्व का सबसे छोटा संविधान। हम लोग देखा जाए तो इतना मोटा किताब बना दिए 300 पेज का और 3 साल के भीतर बना दिए। बहुत कम समय था। नेपाल का संविधान कितने दिन बन के तैयार हुआ? 9 साल लगा दिए सब। अंत में भारत के विशेषज्ञ गए तब बोले लाइए हम लोग लिख देते हैं, आपने उसने नहीं लिखा है। आप देख रहे हैं भारत के विशेषज्ञ गए तब जाके उनका संविधान बना, अन्यथा संविधान ही नहीं बन रहा था। सुभाष कश्यप सर और तमाम लोग जो है उसमें हेल्प कराए हैं। तो आप देखते हैं कि संविधान जब बन रहा था तो एक तो समय कम था, परिस्थितियां भी जटिल थी, उसी में पाकिस्तान का विभाजन। फिर इसके बाद जो है सबसे बड़ी बात थी कि हम लोगों को जो है आम जनता की भावना को भी देखना था। इन सब चीजों के कारण जो है हम लोग अपनी आवश्यकता, अपनी परिस्थिति को ध्यान में रखकर विभिन्न देशों से तुलना करके चीजों को रखने का प्रयास किया और उसमें हम लोगों ने अपनी परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन भी किया, सिर्फ नकल नहीं किया। ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था लिया तो नकल ही करना होता तो एकात्मक व्यवस्था ले लेते, लेकिन ब्रिटेन की तरह हमने एकात्मक व्यवस्था तो नहीं लिया। अमेरिका से हमने न्यायिक पुनरावलोकन लिया, लेकिन न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया हमने जापान से लिया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ हमने लिया।
या आप देखते हैं कि मान लीजिए हमारे यहां लोक कल्याणकारी राज्य बनाया गया, ब्रिटेन की तरह लोक कल्याणकारी राज्य बनाया गया, लेकिन ब्रिटेन का संविधान तो अलिखित है, वहां तो बहुत ज्यादा कुछ लिखा है नहीं, ज्यादातर तो परंपरा ही है। लेकिन हम लोगों ने कल्याणकारी राज्य को प्रस्तावना में भी लिखा, अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, और फिर अनुच्छेद 38 में भी लिखा। हम लोगों ने संविधान में आप देख रहे हैं कि मान लीजिए हमने मूल अधिकार अमेरिका से लिया, लेकिन अमेरिका में तो मूल कर्तव्य नहीं था, बाद में याद आया कि नहीं मूल कर्तव्य भी जोड़ना चाहिए, तो 42वें संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य भी जोड़ दिए। तो आप देख रहे हैं कि हमारे यहां चीजों को दूसरे देश से हम लोग लिए तो जरूर, लेकिन अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें परिवर्तन भी किए। उसमें अभी भी हम परिवर्तन करते हैं। हमें कहते हैं कि हमारा जो वित्तीय प्रावधान था, केंद्र राज्य के मध्य जो वित्तीय प्रावधान था, वो कहां से लिया गया? पीटी में मान लीजिए प्रश्न आएगा कि केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय प्रावधान कहां से लिया गया है, जल्दी बोलिए आप। 1935 का अधिनियम, वित्तीय प्रावधान, प्रशासनिक प्रावधान, कुछ भी बोले, 1935 का अधिनियम। तो वित्तीय प्रावधान 1935 का अधिनियम से लिया गया, लेकिन 21वीं सदी में वो सेट नहीं बैठ रहा था, तो हम लोगों ने अपनी आवश्यकता के अनुसार जीएसटी में कन्वर्ट कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि आज भी हम लोग जो अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें परिवर्तन करते रहते हैं। इस तरह स्पष्ट है कि संविधान का स्रोत भले ही अनेक संविधान है, लेकिन हमारी आवश्यकता और परिस्थिति के अनुकूल है, इसलिए उधार का थैला कहना पूर्णतः समीचीन प्रतीत नहीं होता है। ऐसे लिखा है, पहला चीज करिए, पहला चीज करके संविधान निर्माताओं ने परिस्थितियों, आवश्यकताओं, परिस्थितियों, आवश्यकताओं के अनुरूप ही नकल किया। और आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन भी किया, और आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन भी किया। जैसे अब यहां 1 2 3 4 करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 150 शब्द का जो प्रश्न है उसमें पॉइंट में लिखिए, पैराग्राफ में लिखिए, जो मर्जी सो करिए, प्रश्न का उत्तर होना चाहिए। जैसे नंबर 1, ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था लिया गया, लेकिन एकात्मक व्यवस्था नहीं, लेकिन एकात्मक व्यवस्था नहीं। ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था लिया गया, लेकिन एकात्मक व्यवस्था की जगह, लेकिन एकात्मक व्यवस्था की जगह कनाडा से संघीय व्यवस्था लिया गया। एकात्मक व्यवस्था की जगह कनाडा से संघीय व्यवस्था लिया गया। भाई हमारा संघीय व्यवस्था कनाडा से प्रभावित है ना। तुलना में यदि 3 देशों की तुलना चलती है तब और अच्छा इसको माना जाता है कि आप उसी में जोड़ दिए कि कनाडा से प्रभावित है। ये सब भी सीखना पड़ेगा थोड़ा। दूसरा बात देखिए, नंबर 2, अमेरिका से न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया। अमेरिका से न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया। अमेरिका से न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया, लेकिन अमेरिकी प्रक्रिया, वही ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, अमेरिकी प्रक्रिया की जगह जापान की प्रक्रिया को रखा गया। जापान की प्रक्रिया को अनुच्छेद 21 में रखा गया। और नंबर 3, कल्याणकारी राज्य को स्वीकार किया गया। इसे प्रस्तावना और अनुच्छेद 38 में लिखा गया। इसे प्रस्तावना और अनुच्छेद 38 में लिखा गया।
और आवश्यक परिवर्तन भी किया जाता है, जैसे 21 से जोड़ना, आवश्यक परिवर्तन भी किया जाता है, जैसे 21A जोड़ना, जैसे 21A जोड़ना। ऐसे 2-3 एग्जाम्पल लिख दिए जो भी उस समय याद आया। अब बस इसके बाद 2 लाइन के नीचे मूल्यांकन लिख देंगे। पहले अच्छे से करिए। इस तरह संविधान का स्रोत भले ही अनेक संविधान हैं, इस तरह संविधान का स्रोत भले ही अनेक संविधान है, लेकिन हमारी परिस्थितियों के अनुकूल है। अतः दिया गया कथन पूर्णतः तर्कसंगत नहीं है। दिया गया कथन पूर्णतः तर्कसंगत नहीं है। इतने ही 150 शब्द लिखना है। ऐसे लिखा जाता है। अब जैसे मान लीजिए इसी के आधार पर जो है प्रश्न, जीएस में सब बच्चा लोगों का प्रश्न आता है, पीसीएस में, आईएएस में भी बहुत कठिन प्रश्न थोड़ा ना आता है। जब आप मान लीजिए पूरा सिलेबस पढ़ेंगे नहीं, पूरा अच्छा से लिखे पढ़ेंगे नहीं, जोड़ घटाव जानेंगे नहीं, तो आपको आसान क्वेश्चन भी कठिन ही नजर आएगा। संविधान में ऐसा क्या चीज है जो पूछ लेगा हम नहीं लिख देंगे? पूरा सिलेबस पढ़ना, अच्छा से उसको जोड़ घटाव करने की कला सीखना, और फिर जो है उसके बाद उसको करंट नोट से इधर उधर उदाहरण सेट करने का कला सीखना, बस इतना ही संविधान है। अब मान लीजिए प्रश्न आता है जैसे इसी के आधार पर उसको लिखिए मत, वो नोट्स में लिखा होगा मॉडल आंसर में कि हमारा संविधान जो है 1935 के अधिनियम की नकल है। इसी तरह से जैसे बताया उसी तरह से लिखाएगा। कैसे? उसी तरह से 4 लाइन पहले लिखेंगे कि जब हमारा संविधान बन रहा था तो संविधान निर्माताओं ने सोचा कि 1935 का अधिनियम जो है सबसे लंबे समय तक चला है, और ऐसी दिशा में आम जनता जो है वो देखा जाए तो इसकी अभ्यस्त भी थी, और कहीं न कहीं 1935 के अधिनियम के आधार पर हमारे यहाँ चुनाव भी हुआ, सरकार का गठन भी हुआ, तो कहीं न कहीं राजनीतिक व्यवस्था उसके आधार पर जो है वो चल भी रही थी। जब संविधान बन रहा था तो उस समय भी राजनीतिक व्यवस्था 1935 के अधिनियम के आधार पर ही चल रही थी। तो संविधान निर्माताओं ने सोचा कि क्यों न अधिकांश प्रावधान 1935 के अधिनियम से ले लिया जाए, जिससे जो है ज्यादा व्यवस्था में जटिलता न आ सके और व्यवस्था सुचारू पूर्वक चल सके। इसीलिए हम लोग केंद्र राज्य संबंध हुआ, राज्यपाल का पद हुआ, प्रशासनिक व्यवस्था हुआ, चाहे न्यायपालिका का स्वरूप हुआ, चाहे वो कैग का पद हुआ, चाहे राज्यपाल का पद हुआ, चाहे आपातकाल की व्यवस्था हुआ, तमाम प्रावधान अब उन्हें जो है 1935 के अधिनियम से लेकर रख दिया। और आलोचकों ने कहना शुरू कर दिया कि भारतीय संविधान 1935 के अधिनियम की नकल है। चूंकि 1935 के अधिनियम से हम लोग जो है लगभग 200 अनुच्छेद जो है संविधान में रखा गया, इसलिए आलोचना जो है वह देखा जाए तो लोगों का ज्यादा तक संगत लगने लगा कि अरे भाई आधा 2/3 भाग तो आप लोग नकल ही कर दिए। अब पैरा चेंज करके जैसे अभी बताया हूं कि ऐसा कहना तक संगत नहीं है, क्योंकि 1935 के अधिनियम में संविधान का स्रोत क्या था? ब्रिटेन का संसद। और वर्तमान में संविधान का स्रोत कौन है? जनता। तो आप देख रहे हैं कि हमने सबसे पहला काम तो स्रोत ही बदल दिया। 1935 के अधिनियम में जो है देखा जाए तो डीपीएसपी तत्व तो था नहीं, 1935 के अधिनियम में प्रस्तावना था नहीं, तो आप देख रहे हैं वयस्क मताधिकार था नहीं। ये बताइए, हम लोग 1935 के अधिनियम से जो है वह देखा जाए यदि प्रभावित होते तो अलग से कैसे प्रावधान जोड़ते? तो हम लोग अपनी परिस्थिति के अनुसार डीपीएसपी, वयस्क मताधिकार, प्रस्तावना, तमाम मूल अधिकार का पहलू सब हम लोगों ने लिखा। अब फिर सबसे बड़ी बात यह भी है कि 1935 के अधिनियम को हम लोग अक्षरशः उठाकर, शब्दशः उठाकर नहीं रख दिए, बल्कि रीजनेबिलिटी को ध्यान रखा गया, उपयोगिता को ध्यान में रखा गया, और उसमें हम लोग अनेक परिवर्तन भी किए। और आज भी आवश्यकता पड़ता है तो संविधान में संशोधन करके जो है परिवर्तन करते हैं। इसीलिए 100 से ज्यादा संविधान में संशोधन भी हो गया।
इसलिए 1935 के अधिनियम की पूर्णतः नकल करना समीचीन प्रतीत नहीं होता है। इतना ही लिखाएगा। एक जैसे प्रश्न और आता है, उसको मैं लिखवा दूंगा। प्रश्न लिखिए, भारत का संविधान लिखित होते हुए भी, भारत का संविधान लिखित होते हुए भी प्रथा एवं अभिसमय पर आधारित है। भारत का संविधान लिखित होते हुए भी प्रथा भारत का संविधान लिखित होते हुए भी प्रथा तथा अभिसमय, प्रथा मतलब ट्रेडिशन, अभिसमय मतलब जो है कन्वेंशन, प्रथा तथा अभिसमय पर आधारित है। अब ये सब प्रश्न एक बार बोल भी दूंगा ना, तब भी एग्जाम में आप लिख के चले आएंगे, क्योंकि हमको संविधान में बहुत सारा चीज बोलना भी है। तभी तो बोला 35 क्लास इसमें लगभग लगता है, और वो बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। बताइए, IR पढ़े तो कुछ कॉन्फिडेंस आया, थोड़ा बहुत क्वेश्चन समझ में आना शुरू हुआ ना, तो इसका तो समझ में आएगा ही, इसका तो समझ में आएगा ही। इसमें तो यदि 8 क्वेश्चन आएगा तो 8 में 8 आप लिख के आएंगे। IR में तो चूंकि करंट 20 इधर उधर लिख देता है, तो कोई हो सकता है कि कोई क्वेश्चन दिक्कत आ जाए, इसमें इधर उधर नहीं हो सकता है। इसमें तो बस कहानी सुनकर नोट्स बनाकर जाके एग्जाम में लिख के आइए, मार्कशीट दिखाइए। अब बस थोड़ा लिखेंगे तभी आप लिख पाएंगे, नहीं तो अन्यथा वो सब ज्ञान हमारा ही है। अब मैं चाहता हूं कि आप लोगों को दे दूं, अगली पीढ़ी को आप लोग भी तो कुछ देंगे, लेकिन मैं क्या करूंगा जाकर। देखिए, भारत का संविधान लिखित होते हुए प्रथा और अभिसमय पर आधारित है, तो सबसे पहले एक भूमिका लिखा जाएगा। 4 लाइन पहले प्रश्न को समझाना। भूमिका का मतलब 150 शब्द में, भूमिका का मतलब इधर उधर का बात नहीं। कितने लोगों का भूमिका मैं पढ़ता हूं तो वो लोग शुरू करते हैं, कहने का मतलब ये है। अरे कहिए कि कहने का मतलब बताएंगे, सीधे प्रश्न को लिखिए, फिर इसके बाद जो है अब इसका विवेचन किया जाएगा, और फिर सीधा जो है इसका मूल्यांकन स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा जाएगा। अब जैसे समझिए, देखिए, पहले प्रथा का मतलब ये होता है कि जैसे कोई चीज परंपरा में चली आ रही है, मान लीजिए लंबे समय से परंपरा में चली आ रही है, तो लंबे समय से परंपरा में चली आ रही है तो उसको हम लोग कहते हैं प्रथा। और अभिसमय का मतलब होता है कि समय और परिस्थिति के अनुसार कोई चीज ऐसा होता है जिसको हम लोग शामिल कर लेते हैं, उसको हम लोग अभिसमय कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग जब 1921 में, 23 में, फिर उसके बाद 37 में सब सरकार कर बनाए, तो उस समय भी कैबिनेट मंत्री बनते थे, राज्य मंत्री बनते थे, और उसी को हम लोगों ने अपना लिया। संविधान में तो हमने कुछ लिखा नहीं, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, केवल मंत्रिपरिषद लिख दिया, मंत्रिमंडल लिख दिया, बस हो गया। चलिए मान लीजिए कि यही है। अब सब मंत्री का नाम अब लिखने की जरूरत नहीं थी। ये बताइए, जब संविधान हम लोग का जो है, संविधान हम लोग का लिखित है, लेकिन लिखित का मतलब ये नहीं होता है कि सब कुछ लिख दिया जाए। लिखित का मतलब होता है कि अधिकांश बात लिखित और कुछ बात परंपरा के रूप में, कुछ बात अलिखित। तो दुनिया का कोई भी संविधान चाहे जितना लिख दिया जाए, विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का ही संविधान है, लेकिन कितना भी हम लोग लिख दिए, फिर भी उसमें कुछ न कुछ जो है अलिखित पहलू अवश्य रहेगा। तो ऐसी स्थिति में आप देखते हैं कि भारत में भी जो है, भारतीय संविधान में भी कुछ मात्रा में जो है वो देखा जाए तो प्रथा और अभिसमय दिखाई देता है। और ये जो प्रथा और अभिसमय है वो देखा जाए तो व्यवस्था को चलाने में सहायता करता है। पहले 4 लाइन लिखे, ये भी मॉडल आंसर भी लिखा हुआ है, उसमें खोजेंगे तो मिल जाएगा सब। ये सब छोटा छोटा है, ऐसे मैं गर्मी छुट्टी में बैठता उठता हूँ तो ये सब छोटे छोटे प्रश्नों का उत्तर लिखता रहता हूँ, अभी भी लिखता रहता हूँ। फिर अब टाइम में मिलेगा तो टाइप करवा दूंगा। ये जो पीटी का आप लोगों का क्वेश्चन बना ना, मैं अपने जीवन में 1.5 साल तक जबरदस्त पढ़ाई किया हूँ। अभी कोरोना काल में रोजाना 10 से 12 घंटा में पढ़ता था लगभग। उस 10 से 12 घंटे में
कोई काम तो था नहीं, भयंकर पढ़ाई किया। उसमें मैंने क्या किया कि सबसे एक हमारे जीवन का उद्देश्य था कि मैं 20,000 क्वेश्चन बनाऊंगा नेट जीआरएफ का, और 20,000 क्वेश्चन हमने बना दिए, जो हम अपने जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि मानते कि हमने 20,000 क्वेश्चन बना दिए। अभी देखिए आप लोगों के राजस्थान का रिजल्ट आया है, कि संता पढ़ती थी, बहुत सारे लोगों का असिस्टेंट प्रोफेसर में हो गया, तो वो लोग फोन करते हैं तो अच्छा लगता है कि चलो मैं मास्टर हूं तो कुछ लोगों को मास्टर तो बना दूं, भाई नहीं सही तो कुछ तो मास्टर बन जाए। एक आपके दिल्ली पुलिस में थे, काफी बेचारे परेशान थे, बड़े सीधे साधे व्यक्ति थे, बोलते थे सर पुलिस का नौकरी कब मन नहीं करता है करने का। हम लोग कोई बात नहीं, बेचारे आजकल जो है, पहले यहाँ पर पीजीटी टीचर हुए दिल्ली गवर्नमेंट में, तो 6 महीने साल भर टीचिंग का किए, फिर बोले सर हम अपनी मिसेज को भी तैयारी करवा रहे हैं, दोनों लोग अब मिलकर पढ़ रहे हैं, हम एकदम लगे रहिए, तैयारी वारी किए। दोनों लोगों का असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान में हो गया, और राजस्थान के रहने वाले, तो देखा जाए तो दोनों लोग बेचारे जो है एक ही जगह पर। तो हम कहते हैं कि कोरोना का जो काल था उसमें हमको लगा कि नहीं हमने कुछ रचनात्मक कार्य कर दिया। इसी तरह से आप लोगों का भी कुछ मॉडल आंसर लिखा हूं, अब जैसा टाइप अप कराऊंगा। तो देखिए सबसे पहले आप 4 लाइन लिखे, अब इसके बाद इसका विवेचन चलेगा। विवेचन का मतलब है कि आपको उदाहरण लिखना है कि भारतीय संविधान में भी अनेक प्रथा और अभिसमय दिखाई देता है। जैसे मैं बताया कि हमारे मंत्रिपरिषद शब्द का हर जगह उल्लेख है, केवल एक बार अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख है, लेकिन कहीं पर कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, ये सब कुछ नहीं लिखा गया है। ये ब्रिटिश परंपरा से हमारे यहाँ चला आ रहा है, लंबे समय से चला आ रहा है। फिर आप देखते हैं कि हमारे यहाँ जो है कुछ, मान लीजिए दोनों का एग्जाम्पल, जैसे हमारे यहाँ देखते हैं कि चुनाव होगा, चुनाव के बाद संसदीय दल की बैठक होगी, और संसदीय दल की बैठक में जो है किसी को प्रधानमंत्री मनोनीत किया जाएगा, भले ही बाहर के व्यक्ति को बुलाकर किया जाए। आपको ध्यान होगा कि पीवी नरसिंह राव साहब जो है सदस्य नहीं थे। आपको ध्यान होगा कि जब मीटिंग हो गया 2 दिन तक मीटिंग ये लोग करते रहे और किसी पर सहमति नहीं बन पाता था। अंत में जो है केसरी साहब, उसमें कांग्रेस पार्टी में जो बिहार के केसरी साहब, सीताराम केसरी साहब, तो वो जो है उन्होंने कहा कि हम एक व्यक्ति के बारे में बोलते हैं और आप लोग जरा बताइए, पीवी नरसिंह राव साहब को प्रधानमंत्री बना दिया जाए। सब लोग बोले कि हाँ। पीवी नरसिंह राव साहब उस समय मद्रास में थे, उनको अपना फोन किया गया, चल लीजिए भाई, आइए शपथ लीजिए, काम खत्म करिए। तो ये बताइए, हमारे यहाँ कहीं लिखा थोड़े ना कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। योगी साहब मुख्यमंत्री बने थे तो किसको पता था? 2 घंटा पहले भी किसी को नहीं पता था। वो तो अचानक पहुंचे कि भाई यही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये सब परंपरा है। संसदीय दल की बैठक होती है, और वो भी संसदीय दल की बैठक की बात छोड़िए, ऊपर से हाई कमान जिसको कहता है वही बनता है। आज सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ शून्यकाल को देखिए। शून्यकाल जो है अभिसमय के रूप में उदित हुआ है। शून्यकाल जो है अभिसमय के रूप में उदित हुआ है। कैसे? आपको ध्यान होगा कि सब लोग सदन में बैठ के चर्चा करते रहते थे, बूढ़े लोग थे। 11 बजे से बैठक शुरू होती है, अब 12 बजे लंच हो जाता था, 12 बजे से 1 बजे तक। 1 घंटे बाद कैसे भूख लग जाएगा? सब लोग अगल ही बगल रहते थे। स्पीकर देखते थे, भाई रोज चर्चा हो रहा है। स्पीकर ने कहा बड़ी अच्छी परंपरा है, ये 0 आवर है। तो शून्यकाल के जन्मदाता भारत बन गया। अब फिर आप देखते हैं कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जन्मदाता भारत, क्योंकि आप जानते हैं कि 1954 की बात है। कुछ लोग होते हैं ना, वो मानेंगे नहीं, जैसे क्लास में भी कुछ ना कुछ लोग होते हैं, मान ली पूछते रहते हैं, तो वो भी सकारात्मक लिया जाता है। तो वहां पर भी कुछ ना कुछ जो है लोग अपना बोलते रहते थे। स्पीकर कहता था विधेयक पर चर्चा चल रहा है, बाद में चर्चा कर लीजिएगा। वो व्यक्ति मानता नहीं था, बोलता था कि हमारे क्षेत्र में बाढ़ आ गया, आपने क्या किया? हमारे क्षेत्र में लोग मर गए, आपने क्या किया? अंत में स्पीकर ने कहा कि ये बहुत अच्छी परंपरा है कि आप क्षेत्र के प्रति कम से कम इतना चिंतित हैं कि मेरे डांटने के बावजूद भी आप नहीं बैठ रहे हैं। कॉलिंग अटेंशन मोशन। तो कॉलिंग अटेंशन मोशन का जन्म हो गया। फिर देखिए न्यायपालिका में, न्यायपालिका जो है सब लोगों को भगाती रहती थी कि मुकदमा वही व्यक्ति दायर करेगा जो जिसका उल्लंघन हुआ है अधिकार का। फिर आपको ध्यान होगा भगवती साहब आए, पीएन भगवती साहब। पीएन भगवती साहब ने कहा कि भाई ऐसा है लोकहितवाद, कोई व्यक्ति दूसरे का भी मुकदमा ला सकता है। हम भी पेपर में कुछ पढ़ेंगे, हमको लगता है कि अन्याय हो रहा है तो हम भी निर्णय दे सकते हैं। तो लोकहितवाद का भारत में जन्म हो गया। सरकार तानाशाही करने लगी, सरकार इधर उधर काम करने लगी। इस तरह से जो है वो देखा जाए तो न्यायपालिका जो है वह न्यायिक सक्रियतावाद को बढ़ावा दे दिया।
या इसी प्रकार से देखते हैं कि हमारे दलीय व्यवस्था, भारतीय संविधान में राजनीतिक दल शब्द का उल्लेख कब हुआ? राजनीतिक दल शब्द का उल्लेख कब हुआ? मूल संविधान में राजनीतिक दल शब्द था ही नहीं। 52वां संविधान संशोधन 1985 में जब दल बदल प्रावधान जुड़ा तब पहली बार राजनीतिक दल शब्द का उल्लेख हुआ। अब सोचिए कि बिना राजनीतिक दल के सरकार बन ही नहीं सकती है, तो यह भी तो हमारे यहां परंपरा रही है। ऐसे एग्जाम्पल लिखे और लास्ट में क्या लिख देंगे, 2 लाइन। इस तरह स्पष्ट है कि भारतीय संविधान व्यापक प्रलेख होने के बावजूद भी जो है कुछ अभिसमय और प्रथा रखता है, जो हमारे लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है, जो हमारी परंपराओं को जो है मजबूत करता है। लेकिन भारत में जो है संघीय व्यवस्था होने के कारण लिखित संविधान ही जो है ज्यादा महत्वपूर्ण है, और न्यायपालिका भी जो है लिखित पहलुओं के आधार पर ही संविधान का निर्वचन ज्यादा औचित्यपूर्ण तरीके से करता है। लेकिन भारतीय राजनीति में जो है इस तरह की चीजों का जो है व्यवहारिक महत्व अवश्य है। बस इतना ही लिखा है, कोई बात नहीं। उसमें लिखा होगा, आप कहेंगे तो मैं लिखवा भी दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसमें खोजिएगा, होगा, नहीं होगा तो मैं लिखवा दूंगा। उसे मुझे याद है कि मैं लिखा था एक दिन। हाँ, अच्छा, उधार का थैला पहले पेज पर ही है, पहला भी क्वेश्चन है। हाँ देख, मैं तो मुझे याद ही है कहाँ का। ठीक है, हाँ तो नहीं लिखवा होते तब भी काम चल गया होता। चलिए कोई बात नहीं। आप लोग ऐसे देखिए, आप लोग क्या करिए, 2 काम। सब लोग 10 साल का पेपर रखिए और खूब उसको क्वेश्चन को देखिए, खूब पूछिए। उससे क्या होगा कि आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे और करेंगे तो उससे देखिए, सिलेबस तो मैं पढ़ाऊंगा ही, उसमें कुछ नहीं छूटेगा, लेकिन आप लोग जितना क्वेश्चन देखेंगे उसी से आप लोग को जो है कॉन्फिडेंस आएगा। अब मैं ऐसे ही बोलता रहूंगा ना तो उससे भी आप लोगों को बहुत सारा सहायता मिलेगा। तो कल आप लोग सब लोग आकर टेस्ट दीजिएगा। सब लोग जो है सामान्यतः देखिए 2 बजे से टेस्ट रखा जाए, ठीक रहेगा। 2 बजे के बाद ही लोग आते हैं। 2 बजे से लेकर और शाम को जो है 7 बजे तक सब लोग आकर टेस्ट दे डालिए। 1.25 घंटा आकर लिखिएगा अपना, एक ही क्वेश्चन लिखिए, 2 ही क्वेश्चन लिखिए। सब लोग आके कल शुरू करिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।